Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta. On this platform, we are learning biotechnology, that is for class 12th, and I think so it is very interesting chapter. I have started this chapter with the current news that who were the scientists, and this time there is a dominancy of the female, we can say. ठीक है, नोबेल प्राइज़ बहुत कम फीमेल को मिला है, बट दिस टाइम इफ़ यू सी द करंट न्यूज़ देन इन द फील्ड ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, RDNA टेक्नोलॉजी, द टू फीमेल साइंटिस्ट गॉट द नोबेल प्राइज दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. Then after that I just to introduce you what is biotechnology with a very living example. I just told you with the by taking example of pen. मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल लेके बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली करते क्या हैं. ठीक है, अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं. आपने 5th चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ रखे हैं. अब आप समझ सकते हो कि इफ़ देयर इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको हम बाद में करेक्ट नहीं कर सकते. अगर कोई भी किसी की भी बर्थ हो जाए तो वो बाद में करेक्शन उसमें नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कोई गलती उसमें इनबिल्ड हो जाए तो वो उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे घर को तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही पहले ही अगर वो जो डिमेरिट्स हैं, जो कमी है, जो लिमिटेशन है, वो अगर पता लग जाए, ठीक है, तो हो सकता है हम उसको इम्प्रूव कर लें पहले से ही. सेम एज़ विद द जीन एडिटिंग. ठीक है, जो ये हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं. इसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, आप ऐसी फील्ड में जा सकते हो, ऐसे इंजीनियर बन सकते हो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकता है. वो बहुत सारे जीन्स को लेके एक नए जीन्स का फॉर्मेशन करता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक मतलब हमारे यहाँ एक काऊ है. ठीक है, उसकी वैरायटी बहुत अच्छी नहीं है, उसके एल्ड बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है, तो करते क्या है, अब हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. उस काऊ को किसी पर्टिकुलर एलाइड बुल से क्रॉस कराएंगे, तब जाके हमें हो सकता है कि हमें डिज़ायर्ड वैरायटी मिल जाए. लेकिन ये हमेशा मतलब ट्रू नहीं है, मतलब 100% श्योर नहीं है कि हमें वो वैरायटी मिल ही जाएगी. लेकिन सोचो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले ली और आपने कुछ ऐसे सेल्स का ऐसे RDNA बनाए, ठीक है, जिसमें ऐसे जीन्स हैं जो इंड्यूस कर सकते हैं हाई प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, देन यू कैन जस्ट ट्रांसफ़र दैट RDNA इनटू द एनिमल. आप उस एनिमल सेल्स के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. ठीक है, और उससे हमें एक जो प्रोडक्ट है वो हाई अमाउंट में मिल सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको टूल्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बता दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं ये भी बता दिया, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताया. और सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कभी भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, अगर उसमें आ जाए कि विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ मतलब इज़ हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल इन द RDNA, इन द फॉर्मेशन ऑफ RDNA. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, तो दैट इज़ REN. REN का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिकॉज दिस एंजाइम कट द DNA एट द स्पेसिफिक एंड, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्टिकेंट्स बताए थे. और याद रखना जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही कट करते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ECO R1 का, ये भी मैंने बता दिया कि नाम कैसे रखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का. ये सारी चीज़ें क्लियर हैं. तो ECO R1 एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है विच कट द DNA. ठीक है, किसके बीच में करता है, GAATTC. तो G और C के बीच में जो बेसेस हैं उनको क्या कर देता है, कट कर देता है. ठीक है, तो जब भी आप कभी भी RDNA के लिए जा रहे हो, मतलब RDNA हम फॉर्मेशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा दोनों ही DNA को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं. उससे बेनिफिट क्या होगा, सेम बेसिस वो रिमूव करेगा और जो बेसिस वो बचे रह जाएंगे. जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था स्टिकेंट्स के बारे में, इस डायग्राम की हेल्प से अगर आपको दोनों DNA को ऐड करना है तो सोचो अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी को भी कट कर दिया तो क्या आप 2 DNA को ऐड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे. दोनों DNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. अगर दोनों ही DNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो क्या आप सोच सकते हो कि 2 DNA आपस में बाइंड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे. इट कैन नेवर बी पॉसिबल. दैट्स वाई द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर वेरी हेल्पफुल इन दिस फील्ड. RDNA टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें
तो बिना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हम rDNA को फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ईको R1 है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अवे फ्रॉम द सेंटर, एक तो अवे फ्रॉम द सेंटर कट कर रहा है, ठीक है, डीएनए को अवे फ्रॉम द सेंटर कट कर रहा है, कुछ बेसिस को छोड़ दे रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इतने बेसिस को इसने छोड़ दिया, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड, इसके स्टिकी एंड से क्या हो जाएंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और बन क्या जाएगा, rDNA, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर आप सोचो तो पैलिंडोमिक सीक्वेंस को कट कर रहा है पहली बात, स्टिकी एंड्स को छोड़ दे रहा है दूसरी बात, ठीक है, और तीसरा क्या है कि ये हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही कट करते हैं, ठीक है। पूरे डीएनए को जब ये इंस्पेक्ट करते हैं तो वेर एवर देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज देयर ओनली दे विल कट दोज पार्ट ओनली, वो केवल उसी पार्ट को कट करेंगे और कोई पार्ट को कट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से एक एंड पे अगर हम देखें तो 5' to 3' है, और दूसरा अगर मान लो 5' to 3' है, तो यहाँ से 5' to 3' को हटा दिया और यहाँ से भी 5' to 3' को हटा दिया, तो दोनों ही डीएनए एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। जब डीएनए लाइगेज हम ऐड करेंगे, आपको पता है डीएनए लाइगेज मतलब मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, तो जब मॉलिक्यूलर ग्लू उसमें आएगा तो क्या होगा कि दोनों ही एंड क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी तक हमने क्या कर दिया, डीएनए को कट कर लिया, लेकिन क्या बताओ डीएनए कोई थ्रेड है जो देख लेंगे हम, उसको देख ही नहीं सकते, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे अगर हमने कोई मान लो एप्पल है, ठीक है, उसको हमने छोटी पीसेस में, बड़ी पीसेस में कट कर लिया, पोटैटो को छोटी छोटी पीस, बड़ी पीस में कट कर लिया, उसको तो हम देख सकते हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, इस तरह से है, ठीक है। लेकिन ये बताओ क्या डीएनए को हम ऐसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो डीएनए को जब हम कट कर लेंगे, ठीक है, किसके हेल्प से कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से जब हम कट कर लेंगे तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेट मतलब क्यों, जिससे उसकी जो लेंथ है, मतलब हमें कौन से डीएनए की नीड है, ठीक है, हमें शॉर्टर फ्रेगमेंट की ज़रूरत है कि बड़े फ्रेगमेंट की ज़रूरत है, वटेवर, ठीक है, जो भी डीएनए की आपको नीड है उसको तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो, ठीक है, ये पूरा डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, ठीक है, इसमें से आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से आपने क्या किया, डीएनए को कट किया। अब ये जो शॉर्टर फ्रेगमेंट है और ये लार्जर फ्रेगमेंट है, ये आपको दिखेंगे थोड़ा ना, इसके लिए हमें नई टेक्निक है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वी ऑलवेज सेपरेट द डीएनए। याद रखना, हमेशा हम डीएनए को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें इस टेक्निक से शॉर्टर फ्रेगमेंट अलग कर सकते हैं, लॉन्गर फ्रेगमेंट अलग कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम देखो, दो पार्ट है इसके, एक जेल है, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल मतलब इसमें जेल होगा, ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जेल होता है, ऐसे यहाँ पे भी एक जेल होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस बना इलेक्ट्रोड से, ठीक है। ये जो डिवाइस होती है इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसके बीच में एक जेल भरा होगा, मतलब केमिकल भरा होगा, ठीक है। क्योंकि डीएनए रन कहाँ करेगा, जैसे अगर हम एक स्विमिंग पूल ले लें और स्विमिंग पूल में पानी ना रहे और तुमसे बोलें भाई स्विम करो, तो क्या तुम स्विम करोगे, कहोगे सर ये क्या मजाक है, मॉक करके रखा है आपने, मजाक कर रहा है मेरा, ठीक है, इंसल्ट कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में बिना पानी के हम कैसे स्विम करेंगे। ऐसे ही जो डिवाइस है उसमें डीएनए को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, वो कौन है, जेल है, और दो इलेक्ट्रोड उसमें लगे होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जो फील्ड मेंटेन करते हैं। इसीलिए इस डिवाइस का नाम क्या पड़ गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो थोड़ी सी बात आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ दिस डिवाइस। दिस डिवाइस विल हेल्पफुल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू सेपरेट द डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग डीएनए को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, शॉर्टर फ्रेगमेंट अलग करेगा और लॉन्गर फ्रेगमेंट्स अपने आप अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना, हम शॉर्टर और लॉन्गर फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड कर दोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर देगा, कुछ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे, उन्हीं को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम क्या है, नाम क्यों पड़ा, ये मैंने बता दिया। अब आ जाओ सबसे बेसिक पॉइंट पे,
डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। आपको पता है डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर में भी बता रखा है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब बताओ डीएनए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। ये देखो ये डिवाइस है, दिस डिवाइस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो डिवाइस है इसी को बुलाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। इसमें देखो वेल्स बने हुए हैं, वेल्स का मतलब वो नहीं पानी वाले, ठीक है, वेल्स मतलब इसमें हम पोर करते हैं। जैसे आपने डीएनए लिया, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, उस सॉल्यूशन को इसमें पोर कर देते हैं, ठीक है। ये जो वेल्स बने हुए हैं आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो 1 2 3 4, जैसे जब कार रेस होती है तो नंबर पड़े रहते हैं 1 2 3 4, लेन बनी रहती है। ऐसे देखो ये भी लेन बनी हुई है 1 2 3 4, 4 लेन होती है। इस डिवाइस में कितनी लेन होती है? 4 लेन होती है, ठीक है। 1 इज़ फॉर अनडाइजेस्टेड डीएनए। आपके एनसीईआरटी में देखना बहुत ध्यान से, जहाँ पे ये फिगर बना हुआ है उसके नीचे लिखा होगा 1 इज़ यूज फॉर द अनडाइजेस्टेड डीएनए। अनडाइजेस्टेड मतलब जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ नहीं हुआ, डाइजेस्टेड डीएनए मतलब जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने अप्लाई कर दिया, वो डाइजेस्टेड डीएनए है। तो 2 3 4 हम 3 लेन यूज़ करते हैं, मतलब उसी में हम उसको पोर कर देते हैं। जब आप उस सॉल्यूशन को जिसमें आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले से ही अप्लाई कर रखा है उसको पोर करोगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करने के बाद बीच में भरा क्या हुआ है? जेल, ठीक है। ये वो वाले जेल नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ जेल के बारे में। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ इस डिवाइस के बारे में, देन वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बीच में क्या भरा होता है? जेल भरा होता है। उसी जेल के थ्रू जो डीएनए है ना वो पास होते हैं। जो डीएनए जो जेल होते हैं ना वो हेलिक्स बन जाते हैं, ऐसे हेलिक्स बन जाते हैं इस तरह से। और इसी हेलिक्स, इसी पोर के थ्रू, मतलब जो जेल में पोर्स होते हैं उसी पोर के थ्रू जो है वो डीएनए पास होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब बताओ जो शॉर्टर फ्रेगमेंट होगा, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत तेज़ भागते हैं, जैसे उनको मौका मिलता है बहुत तेज़ भागने लगते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा धीमे चलते हैं पीछे की तरफ, आपने कभी भी देखा होगा, ठीक है। आपके फैमिली में बहुत छोटे बच्चे होंगे और कहीं पे भी आप पिकनिक पे जाते होंगे या कहीं पे रोड पे भी निकलते होंगे तो छोटे बच्चे बहुत तेज़ भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो शॉर्टर फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए होगा दैट विल रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ मूव करेगा, और जो लॉन्गर फ्रेगमेंट होगा वो पीछे रह जाएगा। तो आप सोच सकते हो ये जो लेंथ के अकॉर्डिंग ये अपने आप सेपरेट हो जाएंगे जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप कर देंगे, ठीक है। डीएनए कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज डीएनए किधर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। स्मॉलर फ्रेगमेंट तेज भागेगा, मतलब तेज रन करेगा, बहुत तेज आगे की तरफ जाएगा, उससे बड़ा, उससे बाद, उससे बड़ा, उससे बाद। इस तरह से हमें डीएनए को लेंथ के अकॉर्डिंग हम डीएनए को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। समझ में आ गई बात? इसी डिवाइस को क्या बुलाते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि आफ्टर कटिंग आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से कट तो कर लिया डीएनए को, बट हाउ विल यू सेपरेट? लेकिन आप सेपरेट कैसे करोगे? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन दिस टेक्नोलॉजी, इन दिस टेक्निक। इस टेक्निक में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है डीएनए को क्या करना? सेपरेट करना, ठीक है। आप कभी भी अगर ऐसी कोई लैब विजिट करो जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती हो तो वहाँ उस लैब में आप इसको फिजिकली देख सकते हो। इसका मैंने एक डायग्राम और लगा दिया है। इसी तरह से होती है डिवाइस। इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। अब बताओ डीएनए किधर की तरफ मूव करेगा? अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूँ इस डिवाइस में कि वेयर द डीएनए इज़ मूविंग, पॉजिटिव चार्ज किधर है, नेगेटिव चार्ज किधर है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। इस साइड का मैंने नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी। तुम्हें बताना है कि निगेटिव किधर है, ए की तरफ निगेटिव है कि बी की तरफ निगेटिव है, ठीक है। या क्या चार्ज है, ए का चार्ज क्या है, ए जो है नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव है, कि बी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको बताना है। ये आप अपना मेंटल लेवल यूज़ करोगे। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ में आ गया कि एक डिवाइस होती है, देयर इज़ ए वन डिवाइस, उसके बीच में जो उसका मैट्रिक्स होता है, मतलब जो मीडियम होता है वो जेल होता है, ठीक है। जो जेल होते हैं उसमें पोर्स बन जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ पोर्स कैसे बन जाते हैं। जैसे आपने वैक्स जानते होगे, ठीक है। तो वैक्स की तरह तो नहीं होते लेकिन उसी की तरह कुछ केमिकल्स होते हैं, उसके बीच में पोर्स बन जाते हैं। उसी पोर के थ्रू डीएनए मूव करता है, ठीक है। उसी पोर के थ्रू डीएनए क्या करता है? मूव करता है। जो शॉर्टर फ्रेगमेंट होगा वो तेज मूव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो उससे बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे। इस तरह से हमें इस डिवाइस में जो डीएनए है दे विल बी सेपरेटिंग
ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बट रिमेंबर दे विल नॉट बी विजिबल टू अस, ये हमें विजिबल नहीं होंगे। आपने सेपरेट तो कर लोगे, जो आपको रेड रेड कलर के ये स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये आपको विजिबल नहीं होंगे। इसके लिए एक केमिकल यूज़ करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। जैसे आपने जब अपनी लैब में स्लाइड बनाई होगी, तो व्हेन वाइल प्रिपेयरिंग द स्लाइड यू यूज़ द केमिकल टू स्टेन द स्लाइड। आप केमिकल यूज़ करते हो स्लाइड को स्टेन करने के लिए, मटेरियल को स्टेन करने के लिए, मतलब कलर करने के लिए। कलर करने से क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है, कलर करने का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, दैट इट बिकम विजिबल, ये आपको दिखने लगता है। सेम एज डीएनए को हम स्टेन कर लेते हैं केमिकल से, जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है ईटी, इथीडियम, BR मतलब इथीडियम ब्रोमाइड। दिस इज़ द नेम ऑफ दैट केमिकल विच स्टेन द डीएनए। और जब हम उस पर एक्सरे डालते हैं, मतलब एक्सरे का एक्सपोजर करते हैं, तो हमें वो पता दिखने लगते हैं कि ये शॉर्टर फ्रेगमेंट है, ये लॉन्गर फ्रेगमेंट है, ये लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है। इस तरह से हमें डीएनए लेंथ के अकॉर्डिंग विजिबल हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस डिवाइस का आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि इस डिवाइस में हम सेपरेशन कैसे करते हैं। नाउ कम टू द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आफ्टर कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म। आपको पता है फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे बड़े, उससे बड़े, ठीक है। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, याद रखना, सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन दिस टेक्निक चार्ज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं, सो दैट दे माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। ये किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज डीएनए इज अ निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि डीएनए खुद क्या है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। और मीडियम, थ्रू अ मीडियम दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। और अभी मैंने बताया आपको कि मैट्रिक्स किसका बना होता है, जेल का बना होता है। अब देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है, एग्रोज, उस केमिकल का नाम है जिससे हम जेल बनाते हैं, दैट इज एग्रोज। ठीक है, ये एग्रोज लिखा हुआ है। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, सीवीड मतलब एल्गी, ठीक है, सीवीड लिखो चाहे एल्गी लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो एग्रोज को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, सीवीड मतलब एल्गी से करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। अभी मैंने आपको डिवाइस में दिखाया कि स्मॉल फ्रेगमेंट, देन लार्ज फ्रेगमेंट, देन लार्जेस्ट फ्रेगमेंट। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, ये दूर मूव करेगा मतलब दूर जाएगा, जितना स्मॉल होगा उतनी ही वो दूर जाएगा। एग्रोज डिजॉल्व, अब देखो एग्रोज की एक फीचर दिया हुआ है, एग्रोज जेल का कैरेक्टरिस्टिक दिखा है, समझ में आ गया। ठीक है, डीएनए कैसे सेपरेट हो जाएंगे, जब हम डीएनए को पोर करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू, डायरेक्शन के बाद, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करने के बाद, तो डीएनए जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ सेपरेट हो जाएंगे। जितना शॉर्टर फ्रेगमेंट होगा उतना ही वो दूर जाएगा, फारदेस्ट जाएगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम साइज़ के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो एग्रोज जेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। एग्रोज जेल डिजॉल्व इन हॉट वाटर, पहला तो हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड, जब हम उसको कूल करते हैं तो डबल हेलिसेस फॉर्म, उसमें हेलिस बन जाते हैं, हेलिस मतलब ऐसे ऐसे कुछ बन जाते हैं, एंड बिकम अरेंज लेटरली एंड प्रोड्यूस थिक फिलामेंट, और उसमें कुछ फिलामेंट बन जाते हैं, फिलामेंट मतलब ऐसे लाइनें टाइप के बन जाती हैं, समझ में आया। उन्हीं को पोर्स बुलाते हैं, याद रखना, इन्हीं को क्या बुलाते हैं, पोर्स बुलाते हैं। जैसे टनल नहीं बन जाता, टनल के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, एकदम वैसे ही जान लो, इसमें कुछ छोटे छोटे टनल्स बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो इसी पार्ट को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। सीव मतलब होता है ये पोर्स, स्मॉल पोर्स को सीव बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दीज फिलामेंट्स बिकम क्रॉस लिंक, एक दूसरे से क्रॉस लिंक हो जाते हैं फ्रॉम द जेल। पोर साइज डिपेंड ऑन द एग्रोज कंसंट्रेशन, अगर मान लो एग्रोज ज़्यादा है तो वहाँ पे पोर साइज़ बड़ी हो जाएगी, एग्रोज कम है तो वहाँ पे पोर साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस तरह से उसमें पोर्स बन जाएंगे, समझ में आए। जैसे आपने स्ट्रेनर देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेनर्स होते हैं जिसमें छोटे पोर्स भी होते हैं, बड़े पोर्स भी होते हैं, एकदम वैसे ही जान लो कि इसमें पोर्स बन गए, ठीक है। उसी पोर के थ्रू डीएनए मूव करेगा। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, अब देखो समझ में आ गया, जेल का फीचर समझ में आ गया। सबसे पहले डिवाइस है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए को अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोड के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें दो फील्ड डेवलप हो जाती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फारदेस्ट मतलब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से हमें डीएनए लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, समझ में आया। जो एग्रोज जेल यूज़ कर रहे हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि जब हम उसको हॉट वाटर में डालते हैं तो डिजॉल्व हो जाता है, हमें दिखेगा ही नहीं।
लेकिन जैसे जैसे हॉट वाटर अगर हम कूल डाउन करेंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। उसी पोर के थ्रू डीएनए मूव करता है। ठीक है, जैसे कैंडल में आपने विकल देखा होगा, जो उसमें बाती पड़ी होती है, जो उसमें धागे पड़े होते हैं, एकदम वैसे ही, लेकिन उसमें एकदम वो फंस जाता है। समझ में आए? एकदम वैसे ही पोर्स बन जाते हैं। क्लियर है? जैसे हम कैंडल में जो वैक्स यूज़ होती है उसमें पोर्स बनाते हैं, इसमें अपने आप पोर्स बन जाते हैं। वैक्स जो होता है वो हॉट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। क्लियर है? जैसे कैंडल के बीच में आपने देखा होगा कि जो धागे पड़े होते हैं, एकदम वैसे ही डीएनए मूव करता है। समझ में आया? ठीक है, तो शॉर्टर फ्रेगमेंट, लार्जर फ्रेगमेंट, इस तरह से आपको सेपरेशन मिल जाएगा। अब उसको देखो विजिबल कैसे होगा, विजुअलाइज कैसे करेंगे डीएनए को। सेपरेट तो हो गया, लेकिन हाउ विल वी सी द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स बी सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग। उसको कैसे देख सकते हैं? स्टेनिंग के बाद विद अ कंपाउंड इथीडियम ब्रोमाइड। कौन सा कंपाउंड होगा वो? इथीडियम ब्रोमाइड। फॉलोड बाई एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। जब हम उसको स्टेन कर देंगे ना तो अपने आप तो दिखेगा नहीं, जब हम उस पर यूवी रेडिएशन, शायद मैंने एक्सरेज बोल दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यूवी रेडिएशन जब उस पर एक्सपोज करेंगे तो वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। अभी आपने डिवाइस में देखा था ना, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको डीएनए सेपरेट हो जाएंगे और विजुअल भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। अब आपको जब भी डीएनए को अलग हटाना, मतलब निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बताओ डीएनए निकालोगे कि जेल पीस निकालोगे? अगर आपको जो कैंडल में जो धागे पड़े हुए हैं उस धागे को चाहिए आपको, तो पूरी पूरी कैंडल को हटाओगे ना, तब उसमें से उस धागे को अलग हटा लोगे। बात समझ में नहीं है? तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होगा उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो हम क्या करेंगे? जेल को हटा लेंगे। जेल में डीएनए है, आपको पता लग गया कि कहाँ पे शॉर्ट फ्रेगमेंट है, कहाँ पे लार्ज फ्रेगमेंट है, कहाँ पे लार्जेस्ट है। अगर मान लो आपको शॉर्ट फ्रेगमेंट चाहिए तो आपने क्या किया? पूरे जेल को ले लिया। तो पूरे जेल को निकालेंगे, उसमें में से डीएनए को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट फ्रॉम द एग्रोज जेल। उसको हम कहाँ से कट करेंगे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? एग्रोज जेल के। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल। जैसे आप केक काटते हो ना, जैसे केक में कहीं पे मान लो चॉकलेट लगी है, आपको चॉकलेट चाहिए, तो आपने केक को क्या कर लिया? कट कर लिया। एकदम वैसे ही जैसे जेल वहाँ पे है ही है, आपको डीएनए शॉर्ट वाला चाहिए तो आपने उसको कट कर लिया। कट करने के बाद जेल आपने निकाल लिया, जेल में ही क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, हीट करके आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। बात समझ में आई? इसी स्टेप को क्या बुलाते हैं? इल्यूशन। क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इल्यूशन? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल पीस इज नोन एज इल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इल्यूशन बहुत पूछा जाता है, इस डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ वी कैन सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेस्टेड इट बाय द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे काम करती है ये आपने देख लिया। इल्यूशन, इसमें छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं, उसको देख लिया। इल्यूशन क्या होता है, इथीडियम ब्रोमाइड क्या होता है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस टॉपिक। सब कुछ क्लियर हो गया। तो आपने दो टॉपिक इस लेसन के अभी तक कवर कर लिए। पहला टूल्स में आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया, उसकी वर्किंग पढ़ ली, और सेकेंड आपने क्या पढ़ लिया? सेपरेशन। नाउ आपने पढ़ा, आपको मैंने इस चैप्टर में बताया है कि देयर इज ए वेक्टर डीएनए। वेन एवर यू विल हैव एनी डिजायर्ड डीएनए, जब भी आपको कोई डिजायर्ड डीएनए मिल जाएगा, हाउ विल यू हैव द कॉपी ऑफ दोज डिजायर्ड डीएनए? उसकी आप कॉपी कैसे कराओगे? आपको ये जेरोक्स मशीन तो लगी नहीं है कि जाओ भाई डीएनए की 2 कॉपी करा लो। ठीक है, अगर कोई आपसे ऐसा बोले कि जाओ डीएनए की 2 कॉपी करा लो, तो क्या आप फोटोकॉपी वाली मशीन पे जाओगे और कहोगे भैया 2 कॉपी कर दो डीएनए की? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है तब तो बढ़िया है। हम अपना डीएनए निकालते, मम्मी कहती जाओ मेरे डीएनए की 2 कॉपी करा लो, स्कूल वाले ने मांगा है। ठीक है, ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। लेकिन कैसे पॉसिबल है? अगर हम किसी वेक्टर डीएनए की हेल्प ले लें। वेक्टर डीएनए व्हीकल डीएनए है, ठीक है, उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लेते हैं, उसमें अपने डिज़ायर डीएनए को डीएनए लाइगेज से ऐड कर लेते हैं। ये तो आपने अभी पढ़ लिया, जिसको बोलते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक्चुअली जो वेक्टर डीएनए हैं वो क्या होते हैं? उनको कौन कौन से ऐसे डीएनए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हम वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्लोनिंग वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्लोनिंग एंड वेक्टर। वेक्टर मतलब कैरियर,
ठीक है, दे विल कैरी आवर डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड मतलब द डीएनए विच वी डू रिक्वायर, द डीएनए विच वी द कॉपी ऑफ द डीएनए विच वी डू रिक्वायर। हमें बहुत सारे ऐसे डिज़ायर डीएनए हैं जिनके हमें कॉपीज़ चाहिए, मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। मल्टीपल कॉपीज़ क्यों चाहिए? जिससे हम उसके प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें, उस पर रिसर्च कर सकें, ठीक है, उसके नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकें। दैट्स वाई वी रिक्वायर क्लोनिंग और कॉपिंग, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं, सेम एज डिज़ायर डीएनए जब उसकी क्लोनिंग कराते हैं तो उसके नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं। समझ में? किसके हेल्प से कर सकते हैं? वेक्टर मतलब कैरियर, ठीक है, कि कैसे वो डीएनए होस्ट में हम भेजेंगे और उसकी क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक। क्लोनिंग वेक्टर एक्चुअली डीएनए ही होते हैं, आप ये कंफ्यूज मत होना कि क्लोनिंग वेक्टर भी एक तरह के क्या होते हैं? डीएनए ही होते हैं, ठीक है। अब क्लोनिंग हर कोई जितने भी मतलब डीएनए उनको हम क्या सबको क्लोनिंग वेक्टर में यूज़ कर सकते हैं? अगर ऐसा हो जाए तब तो बढ़िया है, कोई भी हम डीएनए निकाल लिए और क्लोनिंग वेक्टर में यूज़ कर लिए तो जो ये नोबेल प्राइजेस वगैरह मिलते हैं ये ना मिलते। बात समझ में आई? हम भी बताते थे कि हाँ भाई कोई भी वेक्टर यूज़ कर लो, कोई भी डीएनए यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और क्लोनिंग वेक्टर कुछ स्पेसिफिक होते हैं, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। लेट्स सी, द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुइटेबल होस्ट। अब तुम कहोगे सर कॉपी करनी है तो सुइटेबल होस्ट में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे? जब तक डीएनए होस्ट में नहीं जाएगा तो क्या बाहरी कॉपी हो जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसको एंजाइम्स चाहिए होंगे, उसको मटेरियल्स चाहिए होंगे, उसको फैक्टर्स चाहिए होंगे। वो फैक्टर कहाँ मिलेगा? होस्ट में मिलेगा। इसीलिए जो कैरियर डीएनए होगा वो वेक्टर मतलब फॉरेन डीएनए को ले जाके कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा? किस में? होस्ट में। और जब होस्ट में पहुँचेगा तो देयर द सुइटेबल डीएनए विल गेट द एनवायरनमेंट, उसको फैक्टर मिलेंगे और उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? क्लोनिंग। क्लोनिंग उस डीएनए के भी होगी जिसके थ्रू वो डीएनए गया है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, इसमें हमने डीएनए को ऐड कर दिया, ठीक है, ये डीएनए को ऐड कर दिया तो ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है। जो रेड वाला है ये भी डीएनए है और जो वायलेट वाला है ये भी डीएनए है। अब ये तो है नहीं कि केवल इसी की कॉपी होगी, नहीं, कॉपी पूरे की होगी, वायलेट वाले की भी होगी और रेड वाले की भी होगी। सबकी जब कॉपी होगी तो हमारे डिज़ायर डीएनए की भी क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखो, जैसे अगर किसी को ट्रेनिंग करानी है, कोई मदर है जो अपने बच्चे को चाहती है कि ताइक्वांडो सीख ले, उसने क्या किया? अपने बच्चे को उस टीम में ले जाके ज्वाइन कर दिया। जब सब लोग सीख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी सीख ले रहा है, एकदम वैसे ही है यहाँ पे। समझ में आए? तो इस तरह से द कॉल्ड व्हीकल डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर और जीन कैरियर, इसको हम 3 नाम दे सकते हैं। व्हेन डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू अ वेक्टर, इसी को बोलते हैं आरडीएनए। मतलब अभी मैंने जो वायलेट कलर से डीएनए दिखाया था और जो रेड कलर से डीएनए दिखाया था, इन दोनों को मिला के हम इसको क्या बुला सकते हैं? आरडीएनए। इसी को क्या बुला सकते हैं? आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। वेक्टर्स में भी, अब वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, कॉस्मिड हो सकते हैं, फेजमिड्स हो सकते हैं, वाईएसीज हो सकते हैं। ये दोनों तो आपने पढ़ रखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपको बायोटेक्नोलॉजी में क्लियर होगा। तो वाईएसी मतलब क्या हो गया? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और बीएसी का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनको आर्टिफिशियल इसलिए बुला रहे हैं, ये आर्टिफिशियल होते नहीं, इनको बनाते हैं हम कुछ क्रोमोसोम्स को निकाल के वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई वेक्टर हमारे अप्रोप्रिएशन में नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो देन वी कैन जस्ट फॉर्म द वेक्टर। ट्रांसपोजन्स, इनको मोबाइल जीन्स बोलते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोजन्स को क्या बुलाते हैं? मोबाइल जीन्स। या हम वायरस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर वायरस तो डिजीज़ कॉज कर देगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स में। सबसे पहला क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड वेक्टर। आपने 11th में प्लाज्मिड पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में, इन द बैक्टीरियल सेल, अपार्ट फ्रॉम द मेन क्रोमोसोमल पार्ट, जैसे अगर कोई भी बैक्टीरियल सेल है, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, इसमें मेन जीनोम होता है, बैक्टीरिया का मेन जीनोम होगा। एक्सेप्ट ऑफ द मेन जीनोम देयर आर अदर, मतलब अदर जो है डीएनए होते हैं कुछ, ये सर्कुलर डीएनए इस तरह से, इन्हीं को क्या बुलाते हैं? प्लाज्मिड बुलाते हैं। तो प्लाज्मिड मेनली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मिड वेक्टर्स, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मेन जीनोम का पार्ट नहीं होते, ठीक है। यूजुअली सर्कुलर डीएस डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। मॉलिक्यूल फाउंड नेचुरली इन मेनी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बस हमें इनको निकाल के अपने डिज़ायर डीएनए को ऐड करके हम फिर से किसी होस्ट या बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड आल्सो इन सम ईस्ट में भी होते हैं। दे मे बी प्रेजेंट एज 1 और 2 कॉपीज़ और इन मल्टीपल कॉपीज़, हो सकता है ये 1 हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। क्लियर है। These naturally occurring plasmid have been modified to serve as vector in the lab। अभी जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे ना वेक्टर के, तो उसमें मैं बताऊंगा हाउ द क्लोनिंग वेक्टर लाइक एस प्लाज्मिड हैज़ बीन मॉडिफाइड। हम प्लाज्मिड को निकाल के उसको किस तरह से हम उसको क्या कर लेते हैं, ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, एंड देन वी यूज्ड दोज प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, तब हम उसको एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहला हो गया प्लाज्मिड वेक्टर, क्लियर हो गया कि क्या होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, कैसे यूज़ करते हैं, ये अभी एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वेक्टर, आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, द वायरसेस दोज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स बाई इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू दीज सेल्स। अपने डीएनए को होस्ट में क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया में क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो सोचो, अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं, तो अगर उन्हीं डीएनए के साथ हम अपने डिज़ायर डीएनए को ऐड कर दें तो वो भी तो इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर को भी एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, वायरसेस को यूज़ कर सकते हैं। द इंजेक्टेड डीएनए सेलेक्टिवली रेप्लिकेटेड, वो रेप्लिकेट करेगा एंड एक्सप्रेस इन द होस्ट बैक्टीरियल सेल, और वो बैक्टीरियल सेल में अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, एंड वी विल गेट द डिज़ायर्ड जीन और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इन मल्टीपल कॉपीज़। उसके बाद एक होता है कॉस्मिड, अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब तुम कहोगे सर इसको पढ़ें क्यों, नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे लगा कि आपकी नॉलेज ब्रॉड होनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ और वेक्टर को आपके सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो कॉस्मिड, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है कॉस, कॉस वर्ड कोहेसिव से बना है, कोहेसिव मतलब जो किसी चीज़ से जुड़ा रहे, एडहेसिव आपने पढ़ा है ना, कोहेसिव एडहेसिव इस तरह से। तो कॉस और मिड, अब देखो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो प्लाज्मिड का कुछ साउंड कर रहा है प्लाज्मिड में, ऐसे कॉस्मिड में। कॉस्मिड में क्या है, एक होती है कौन सी साइट होती है, कोहेसिव टाइप साइट, कोहेसिव साइट, इसको बनाया जाता है, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, ये इनको बनाया जाता है। कॉस्मिड वेक्टर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सर्टेन फीचर ऑफ प्लाज्मिड, कुछ फीचर हम प्लाज्मिड के ले लेते हैं और कुछ फीचर हम कॉस साइट के ले लेते हैं, किसके, बैक्टीरियोफेज के। तो किस में कॉस साइट प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियोफेज में। दे कैन बी यूज टू क्लोन डीएनए अप टू 45 kb। अब तुम कहोगे सर ये तो जनरेटर वगैरह हम लोगों ने सुना है 10 kba, ठीक है 20 kba, ये डीएनए 40, एक्चुअली डीएनए की जो साइज़ होती है ना उसको kb MB में मेज़र करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर आपको डीएनए 45 kb का क्लोनिंग करानी है तो आप कौन सा वेक्टर यूज़ करोगे, कॉस्मिड वेक्टर यूज़ करोगे। बात समझ में आई, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, क्लियर हो गया, 3 वेक्टर हो गए, पहला प्लाज्मिड हो गया, दूसरा आपने क्या पढ़ लिया, दैट इज कॉस्मिड, और तीसरा आपने क्या पढ़ लिया, बैक्टीरियोफेज। नाउ कम टू द बीएसी। अब बीएसी का फुल फॉर्म क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनको भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इनका भी मतलब हम इनको ऑल्ट्रेशन करते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। दीज वेक्टर कैन एकोमोडेट अप टू 300 से 350 kb। अब देखो अभी तक क्या था, 45 kb, मतलब वेक्टर का यूज़ डिपेंड करता है कि हमें किस लेंथ की डीएनए की कॉपी करानी है, किस डीएनए की लेंथ को उससे ऐड करना है। अब वो डिपेंड करता है कितना एकोमोडेट कर सकता है। अब जैसे एक छोटा सा रूम है, जब भी आपने होटल्स में रूम लिया होगा तो एक छोटा रूम होता है, ठीक है, उस रूम में मान लो 2 लोग आ सकते हैं, आपने एक्स्ट्रा बेडिंग लगा ली, 3 कर लिया। अब तुम कहोगे सर 10 लोग पूरी क्लास चलेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, तो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए आपको रूम की साइज़ भी क्या करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। सेम एज यहाँ पे भी है, डीएनए की लेंथ अगर बड़ी है तो आपको वेक्टर की साइज़ भी क्या हो देखनी पड़ेगी, कितना एकोमोडेटिव है वो। तो दीज वेक्टर्स कैन एकोमोडेट अप टू 300 से 500 kb, ठीक है, ये कितना कर सकता है, 300 से 350 kb सॉरी ऑफ फॉरेन डीएनए, एंड आल्सो बीइंग यूज्ड इन जीनोम सीक्वेंसिंग। और इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना मेथोडोलॉजी में कि इट कैन बी यूज इन द जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। नाउ कम टू द YAC वेक्टर्स, ठीक है। YAC का फुल फॉर्म क्या हो गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इज यूज टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट मोर देन 1 MB। अब ये देखो MB
आप KB से कहाँ पहुँच गए, MB पे पहुँच गए। इसका मतलब है जब आपको बहुत बड़े DNA की कॉपी करानी होगी तो आप YAC का यूज़ करोगे। दैट्स वाई इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन द HGP, क्योंकि ह्यूमन जीनोम लार्जर जीनोम होता है, बड़ा जीनोम होता है। उसके अगर आपकी कॉपी करानी है ह्यूमन DNA की तो मोस्टली हम कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे, YAC। नेक्स्ट आ जाओ फेजमिड वेक्टर्स। अब इनको देखो, फेजमिड, फेज वर्ड मिला बैक्टीरियोफेज से, इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर मेड ऑफ बैक्टीरियोफेज। याद रखना जहाँ पे भी फेज वर्ड आ जाए वो बैक्टीरियोफेज को इंडिकेट करता है। एंड प्लाज्मिड, मिड आ जाए तो जान लो प्लाज्मिड है। इन दोनों की प्रॉपर्टी को ज्वाइन करके वी हैव कंस्ट्रक्टेड अनदर वेक्टर दैट इज नोन एज फेजमिड वेक्टर। दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग लार्जर DNA सीक्वेंसेस। इनको भी हम लार्जर DNA सीक्वेंसेस को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्लियर हो गया, इतने वेक्टर समझ में आ गया। अब देखो एनिमल एंड प्लांट वायरल वेक्टर्स। अब बड़ी अमेजिंग चीज़ होगी, सरप्राइज हो गए होगे, अरे वेक्टर मतलब पैथोजन को, जो प्लांट और एनिमल के जो वायरसेस होते हैं उनको कैसे यूज़ कर लेंगे। सर तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर वायरसेस को यूज़ करेंगे, पैथोजन को यूज़ करेंगे तब तो डिजीज़ काज कर देगा ना। ठीक है, तब तो डिजीज़ काज कर देगा। तो एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने एक टेररिस्ट को पकड़ा। एक टेररिस्ट है, उसके अंदर दिमाग में भरा हुआ है कि मुझे सबको भून देना है, मुझे सबको गोली मार देनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको बैठाया अपने पास, उसको उसका माइंड ना मैनिपुलेट कर दिया, उसको एकदम साधु बना दिया, उसको राम मतलब अपने भगवान में उसको मैंने वो कर दिया, समझ में, अपने जो भी भगवान हैं आपके, ठीक है, उनके तरफ मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया, उसको एकदम शांत कर दिया, साधु बना दिया। अब बताओ, अब उसकी मतलब है तो वो टेररिस्ट, अगर कहीं पे भी जाएगा तो वो टेररिस्ट मतलब कुछ ना कुछ स्प्रेड तो करेगा ही करेगा। लेकिन अब क्या करेगा, अब उसके पास वो सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें मैंने हटा दी। जैसे अगर उसकी जो गन है उसको लेके उसमें बुलेट की जगह अगर मैं उसमें फूल भर दूँ, उसमें परफ्यूम भर दूँ, उसमें डीओ भर दूँ, अब वो जाएगा तो उसका फीचर क्या है, वो तो सबको गोली ही मारेगा। लेकिन अब जब गोली मारेगा तो क्या निकलेगा, परफ्यूम निकलेगा, पेटल्स मतलब फ्लावर्स निकलेंगे, ठीक है, डीओ निकलेगा। तब वो कहेगा अरे हमने तो गोली मारनी थी, ये तो डीओ निकल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। सेम एज जो एनिमल और प्लांट के जो वायरस होते हैं, अगर हम उनको जो उनके डिजीज़ कॉजिंग पार्ट हैं उसको हटा दें, उनको डिसार्म्ड कर दें, ठीक है, ऐसे बोलते हैं डिसार्म्ड पैथोजन, तो हम उनको भी एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर जाएंगे तो रेप्लिकेट तो करेंगे। ठीक है, जब हम किसी भी सेल में उसको भेजेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी तो वो शो करेगा ना। जैसे अभी मैंने टेररिस्ट वाली बताई, वो तो गोली मारेगा, लेकिन हमने बुलेट की जगह पे हमने कुछ और भर दिया कि लो जाओ गोली मारो। समझ में आई बात। ठीक है, वैसे ही एकदम ऐसे ये हैं एनिमल एंड प्लांट वायरल वेक्टर। वायरसेस और पैथोजन कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन DNA इनटू प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन कल्चर करके। एग्रोबैक्टीरियम इज अ जीनस, सबसे ज़्यादा प्लांट में जो यूज़ होता है वो एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर यूज़ होता है, याद रखना। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेस ट्यूमर। अब सोचो ये ट्यूमर काज करता है, इसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। आप अपनी NCERT पढ़ोगे तो उसमें पूरा नाम मिलेगा, ट्यूमीफेशियन। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या काज करेगा, ट्यूमर काज करेगा, मतलब कैंसर काज करेगा। अब तुम कहोगे प्लांट में कैंसर काज करवाने जा रहे हैं सर, नहीं, इसको डिसार्म्ड कर देंगे। इसका जो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर कॉजिंग जीन है उसको हटा के अपना डिज़ायर DNA लगा देंगे। अब ये जाएगा तो ठीक है, ये तो सोचेगा हमारे पास वही ट्यूमर वाला है, जाएगा वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा जीनोम के साथ, अपनी जीनोम को होस्ट के जीनोम के साथ मिला भी देगा, प्लांट के साथ मिला भी देगा। लेकिन जब वहाँ पे वो जीनोम रिलीज़ होगा तो अब वो ट्यूमर काज नहीं करेगा, हमारे डिज़ायर DNA को वो पहुँचा देगा। समझ में आए। तो इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेस ट्यूमर इन प्लांट, वेल नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर DNA बिटवीन इट्स सेल्फ एंड प्लांट। ये DNA को ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आए। द प्लाज्मिड इज डिसार्म्ड, इसके जो प्लाज्मिड होते हैं उसको डिसार्म्ड कर देते हैं बाई डिलीशन ऑफ द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटा दिया हमने। द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, अब हमने उसको हटा दिया, अपने डिजायर DNA को लगा दिया, तो क्या हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कैन स्टिल इन्फेक्ट प्लांट सेल, वो अभी भी प्लांट सेल को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। द पार्ट ऑफ TI का मतलब यहाँ पे है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है, द पार्ट ऑफ TI मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ट्रांसफर इनटू द प्लांट सेल DNA इज कॉल्ड tDNA। tDNA मतलब ट्रांसफर DNA, ऐसा DNA जिसका ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस tDNA विद डिजायर DNA स्प्लाइज्ड इनटू इट, इसको हम इसमें अलग कट कर लेते हैं, इज इंसर्टेड इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट प्लांट।
होस्ट प्लांट के क्रोमोसोम में वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है, वेयर इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ कॉपीज़, वहाँ जो हमें चाहिए थे, हमें नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए थे वो हमें मिल जाएगी, बट नो लॉन्गर प्रोड्यूसेस ट्यूमर, लेकिन वो ट्यूमर काज नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको पहले से ही क्या कर दिया है, डिसआर्म्ड कर दिया है। इन द सेम वे नॉट ओनली एग्रोबैक्टीरियम बट वी कैन यूज़ अदर पैथोजेंस आल्सो। ठीक है, तो पैथोजेंस को हम उसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, याद रखना। डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एनिमल्स आर जनरली क्लोन्ड इन ई कोलाई, हम जनरली उसको किस में क्लोन करते हैं, ई कोलाई में करते हैं, टू ऑब्टेन सफिशिएंट कॉपीज ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एनिमल वेक्टर्स आर डिराइव फ्रॉम वायरल जीनोम, जो एनिमल के वेक्टर हैं उसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं, मेनली वायरल जीनोम से, आइदर वायरस लाइक प्लाज्मिड लाइक वेक्टर और सम अदर वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, एक्चुअली जो एनिमल के जो वेक्टर्स हैं उसको वायरल जीनोम से हम ऑब्टेन करने का मतलब क्या है, ठीक है, कि जो वेक्टर होते हैं मेनली हम वायरसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरसेस जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं, आपको पता है। ठीक है, वो क्या शो कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम अपने डीएनए को उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करो, कैन वी इंसर्ट द ह्यूमन डीएनए विद द प्रोकैरियोटिक डीएनए? इफ यस देन ठीक है, इफ नो व्हाई? और आंसर इसका नो है। हम क्या ह्यूमन के डीएनए को ई कोलाई या किसी भी बैक्टीरियम डीएनए से नॉर्मल डीएनए को ऐड कर सकते हैं? ठीक है, अगर कर सकते हैं तो नहीं कर सकते मतलब गलत है, नहीं कर सकते तो उसका आंसर आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देन नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आंसर आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से आपने आज क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ लिए। एक लास्ट वेक्टर बचा है, बस इसको डिस्कस करके सेशन को कंप्लीट करते हैं। ट्रांसपोजेंस, ट्रांसपोजेंस होते हैं मोबाइल जीन्स। अब तुम कहोगे सर अभी तक तो मोबाइल फ़ोन सुना है, ठीक है, मोबाइल एम्बुलेंस सुना है, लेकिन मोबाइल जीन्स पहली बार सुन रहे हैं। यस, ठीक है, मोबाइल जीन्स होते हैं। अब मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो अब प्लेसेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो जो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं ना जो अपनी अपनी जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर लेते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस विच चेंज देयर लोकेशन इन द जीनोम। अब सोचो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने पोजीशन को ही चेंज कर लेते हैं, इसीलिए इनको मोबाइल या ट्रांसपोजेंस बुलाते हैं। दे आर एबल टू एक्साइज देमसेल्फ फ्रॉम द वन लोकस एंड बिकम इंसर्टेड एट सेपरेट लोकस। एक लोकस से अपने आप को निकाल के, लोकस मतलब लोकेशन से निकाल के दूसरे लोकेशन पे जाके अपने आप को फिट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं ट्रांसपोजेंस को ढूंढ लेते हैं, अच्छा तुम ही हो, आओ, उस अपने डिजायर्ड डीएनए से उसको ऐड कर लेते हैं। अब वो घूमेगा एक जगह से जाके दूसरी जगह पे अपने आप को इंसर्ट कर देगा और हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमको एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको मैंने आज क्लोनिंग वेक्टर्स और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छे से अगर समझोगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पार्ट को समझने में। क्लियर है? तो सेशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन डोंट वेरी, आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगी आपको, एंजॉय करोगे आप पढ़ने में। ठीक है, और रिवाइज जरूर करते रहना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एंड क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करके जाना। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।